नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बनी न्यूज़ सेक्शन में आपका स्वागत है। वैसे तो ये जो न्यूज़ है या तो 1:30 बजे या दिन में 2 बजे आती है। आई एम सॉरी, ये न्यूज़ अब ऑलमोस्ट शाम को 7 साढ़े 7 बजे आ रही है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि दिन में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम से जाना था, ठीक है, तो इसीलिए दिन में ये न्यूज़ नहीं आ पाई, सॉरी फॉर दैट। तो अब देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। पहली न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट, इंडिया लॉस्ट क्रॉप्स ऑफ 18 मिलियन हेक्टेयर्स ड्यूरिंग 2017-19, ये बोला है सरकार ने। एक्चुअली में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आया था और पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का जवाब दिया 11 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने लोकसभा में। जवाब दिया किसने? तो जवाब दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया जी ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भैया इंडिया को 2017 से लेके 2019 के टाइम पीरियड में, 2017, 18, 19 में लगभग 18.176 मिलियन हेक्टेयर्स का क्रॉप लॉस हुआ है। यानी 1 करोड़ 81 लाख हेक्टेयर्स का यहां पे क्रॉप लॉस हुआ है इंडिया को। अगर आप इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया देखो, टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया, नेट क्रॉप एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में फर्क पड़ते हैं ना। अगर एक लैंड को आपने 2 बार क्रॉप किया है तो उसको 2 बार गिना जाएगा। तो जो टोटल इंडिया का ग्रॉस क्रॉप एरिया था उसका 8.5% लगभग 18.176 मिलियन हेक्टेयर्स का क्रॉप लॉस हुआ इंडिया में 2017 में, 2018 में और 2019 में। इसमें से सबसे ज्यादा लॉस हुआ है 2019 में 10.68 मिलियन हेक्टेयर्स का, 2018 में हुआ 2.515 मिलियन हेक्टेयर्स का, 2017 में हुआ 4.973 मिलियन हेक्टेयर्स का। और इसकी एक प्राइमरी वजह क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम फ्लड्स। फ्लड्स बहुत तेजी से आए हैं। पहले जिन इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं आता था वहां पे भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीम फ्लड्स देखने को मिले। देखिए, आसाम और बिहार तो ये माने ही जाते हैं कि इन स्टेट्स में फ्लड्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आसाम में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी रिस्पॉन्सिबल है और बिहार में कोसी नदी रिस्पॉन्सिबल है, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 जो स्टेट्स हैं तो जाने ही जाते हैं फ्लड्स के लिए। केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे भी एक्सेस या लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुई है। और बहुत जगहों पे शॉर्ट स्पाइक्स देखने को मिले एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में होता क्या है कि एकदम से थोड़े से कम समय में बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है और उस जगह पे कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट होते नहीं है उस एक्स्ट्रा पानी से टैकल करने के लिए, तो तबाही काफ़ी मच जाती है। अगर आप देखो तो चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स के चलते, चेंजिंग वेदर के चलते क्या डेंजरस चीजें हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लाइमेट चेंज का हमें नुकसान किस प्रकार से हो रहा है, ये साफ साफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो कि 2017 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड में 18.176 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड खराब हुआ है, जो कि 8.5% है हमारे टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया का। और दिस इज अ वेरी वैलिड इंफॉर्मेशन, चूंकि ये हमारे खुद मिनिस्टर साहब ने दी है। ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो कोई एक स्टेट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ तो मध्य प्रदेश इज द हार्डेस्ट हिट। मध्य प्रदेश का 2017 और 2018 में जो क्रॉस लॉप था वो 0 था, लेकिन अकेले 2019 में मध्य प्रदेश को 6.047 मिलियन हेक्टेयर्स का नुकसान हुआ है एक्सट्रीम रेनफॉल के चलते। मध्य प्रदेश के बाद कोई स्टेट है, मतलब मध्य प्रदेश से पहले, मतलब वो स्टेट्स कौन से हैं जहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सबसे ज्यादा क्लेम्स फाइल किए गए? आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बीमा योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो भाई डिजास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से अगर क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है फार्मर्स का, तो फार्मर इस स्कीम के अंदर अपना कंपनसेशन मांग सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपनसेशन मांगा गया फार्मर्स के द्वारा महाराष्ट्र में, उसके बाद मांगा गया मध्य प्रदेश में। कौन से साल के लिए? 2019 के लिए। और भी जगहों पे बहुत ज्यादा क्लेम्स किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, जैसे कि असम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को नोटिफाई किया जा रहा है। नोटिफाई क्या किया जा रहा है? मतलब एक प्रोग्राम के स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम तो बहुत पहले से चल रहा है। इसका नाम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज मैनेजमेंट प्रोग्राम। पूरे देश में फ्लड मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए ये एफएमबीएपी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज और वर्क्स भी कराई जाती हैं बॉर्डर एरियाज की, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो कि बॉर्डर इलाकों से हमारे देश में एंट्री मारती हैं, और ज्यादातर ये नदियां चाइना से ही आती हैं। ब्रह्मपुत्र की बात कर लीजिए, सतलज नदी की बात कर लीजिए। तो बेसिकली ये फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, ये बॉर्डर के थ्रू जो इंडिया में रिवर्स एंट्री कर रही है उनका मैनेजमेंट करना और ये देखना कि भाई फ्लड्स ना आ जाए रिवर्स के चलते। तो ये काम करता है ये एफएमबीएपी स्कीम। इस एफएमबीएपी स्कीम का आउटले था 3,342 करोड़ का,
और ये इम्प्लीमेंटेशन में था 2017-18 से लेकर 2019-20 तक, और बाद में इसको मार्च 2021 तक भी एक्सटेंड किया गया, मतलब अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों बताई जा रही है? ऑब्वियस सी बात है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रतन लाल कटारिया साहब से पूछा गया होगा उसमें ये भी पूछा गया होगा कि भाई फ्लड्स को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। तो सरकार ने जो किया उसमें आप क्या कोट करेंगे? फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसको 11th 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य की सरकारों को पैसा प्रोवाइड करेगी रिवर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करवाने के लिए, एंटी इरोजन, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज डेवलपमेंट, रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स, एंटी सी इरोजन वर्क्स जैसे काम करवाने के लिए यहाँ पे पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। और कहीं ना कहीं इस प्लान को 11th प्लान के बाद 12th प्लान में भी कंटिन्यू किया गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी, रिलेटेड कंस्ट्रेंट में आपको खासकर काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हो। आपका पूरा का पूरा सिलेबस, डेली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती हो, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ये न्यूज है, विजयनगर बिकम्स कर्नाटका 31st डिस्ट्रिक्ट। देखिए विजयनगर ऑफिशियली बन गई है कर्नाटका की 31वीं डिस्ट्रिक्ट, जिसकी आप कह सकते हो कि कैपिटल या फिर हेडक्वार्टर होगा होजापेटे में। डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर तो नहीं होता है, बट डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल तो नहीं होता, बट हेडक्वार्टर जहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे काम होंगे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेगा, वो है होजापेटे, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का। कर्नाटका का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है ये विजयनगर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया कर्नाटका ने 8 फरवरी 2021 को, और ये डिस्ट्रिक्ट बन गई। उसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और रीअरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 में भी कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए। ये जो विजयनगर नाम की जगह है, इसकी अपनी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और एंशियंट हिस्ट्री में जो विजयनगर अंपायर नाम का जो टॉपिक है एंशियंट मीडिवल हिस्ट्री में, ये अब आपके लिए बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो विजयनगर अंपायर है, इट इज नेम्ड आफ्टर द कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर। ये बेसिकली अभी की जो कर्नाटका की बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ये ओर रिच बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, इस बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से काट के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट निकाली गई। ये विजयनगर नाम की जो नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी उसमें 6 तालुका होंगे, एक होजापेट, कुदलिगी, हगारी बोहमानालू, कोटूरू, होविना हदगली एंड हरप्पनहली। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दिस राइट। ठीक है, विजयनगर हैदराबाद कर्नाटका रीजन में है, एंड दिस विल बी द होम टू यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इस विजयनगर के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, अब एक है हम्पी और एक है विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी की बात की जाए तो हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में है, पिलग्रिमेज सेंटर है हिंदू रिलीजन का। और एक समय पे जो हम्पी का इलाका था, ये विजयनगर अंपायर की 14वीं शताब्दी में कैपिटल हुआ करता था। और उस समय पे जो हम्पी विजयनगर अंपायर वाली जो सिटी हुआ करती थी, वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मीडिवल एरा की सिटी थी बीजिंग के बाद। उस समय पे बीजिंग के बाद अगर कोई अपने ग्रैंडवेयर में, अपनी दौलत में कोई बहुत बड़ी सिटी मानी जाती थी, तो ये हम्पी और विजयनगर वाली सिटी मानी जाती थी। आज की डेट में अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो विजयनगर की साइड पे आप जाते हो तो कुछ इस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अभी भी काफी सुंदर बन रहा है, बैकग्राउंड में यहाँ पे पहाड़ है, काफी सारी ग्रीनरी है, और यहाँ पे इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। अब तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन टूट गई, उस समय पे तो ये बहुत ही ग्रैंड हुआ करता होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट में पर्टिकुलरली जो आपको काम आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट को ऐड करके उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को और सुधारने की कोशिश कर रही है कर्नाटका की सरकार। फिर भाई इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट रिलीज हो गई है, और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक है भाई, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 2030 तक इंडिया विल बी द 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। अभी के समय में 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कौन है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को पार करके इंडिया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। पहले नंबर पे ऑब्वियस सी बात है चाइना होगा, दूसरे पे यूएसए होगा, तीसरे नंबर पे इंडिया होगा। अभी के लिए यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, और यूरोपियन यूनियन तो 27, 28, 29 देशों का समूह है भैया। इंडिया इस पूरे के पूरे समूह को आगे बढ़ के निकल जाए तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया बड़ी चीज हो गई। यहाँ पे इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन जो बढ़ाया जा रहा है वो कौन से बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया गया? तो सरकारी पॉलिसी के हिसाब से, करंट नेशनल पॉलिसी सिनेरियो के हिसाब से 2040 तक ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। और अगर 8.3 ट्रिलियन डॉलर से पहुंचेगी
तो कहीं ना कहीं इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन भी लगभग दुगना हो जाएगा। और जब हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो हम क्रूड ऑयल के लिए, फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए जो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन को लेके, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को लेके, इन सब चीज़ों के चलते एनर्जी का प्रोडक्शन उतनी तेजी से हमारे देश में नहीं बढ़ रहा है। बट आगे आने वाले समय में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नो डाउट हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम बाहर से इंपोर्ट होने वाले फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स क्या दिए गए कि 2019 में इंडिया की जो ऑयल डिमांड थी पर डे की, वो थी 5 मिलियन बैरल्स पर डे। 2040 तक ये डिमांड पहुंच जाएगी 8.7 मिलियन बैरल्स पर डे, ये बोला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। और हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2019 में जो 5 मिलियन बैरल्स पर डे है, वो 2030 तक 6.4 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच जाएगी और 2040 तक 7.7 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो चाइना के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है वो इंडिया है। हम लोग अपनी क्रूड ऑयल की 76% रिक्वायरमेंट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा 76% क्रूड ऑयल बाहर से आता है। 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि 90% क्रूड ऑयल हमारा बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होगा और 2040 तक 92% यानी 92% क्रूड ऑयल हमारा बाहर से इंपोर्ट होगा। और जब बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमको पैसा भी बाहर ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तो अगर ऑयल डिमांड बढ़ेगी, दुगने कंजम्पशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑयल का इंपोर्ट का बिल भी दुगना होगा। तो 2030 तक हो सकता है कि ऑयल इंपोर्ट करने के लिए देश को 181 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजना पड़े और 2040 तक हो सकता है 255 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजना पड़े, अगर करंट कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। तो यहाँ पे एनर्जी को केवल बिजली से मत समझिएगा, यहाँ पे एनर्जी की बहुत वाइड मीनिंग है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, हमारे रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, सब कुछ आ जाता है एनर्जी कंजम्पशन में। समझ गए। बात की जाए यहाँ पे एक एजेंसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसको 1974 में बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर। ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा एनवायरमेंटल अवेयरनेस और चौथा है एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगर आप ये 4 गोल्स को याद रख सको, 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस को याद रख सको और कहीं पे लिख सको, आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, वो है पेरिस, फ्रांस में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फील्ड ऑफ एनर्जी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और जनरल स्टडीज पेपर 4 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है किसको लेके, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को लेके। भाई देखिए, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को बोला है कि आप अर्बन बॉडी के रिफॉर्म्स लेके आइए, अर्बन लोकल बॉडीज के। और अगर आपकी अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये अर्बन रिफॉर्म्स करते हैं, तो हम आपको आज़ादी देंगे कि आप अपने खर्चे चलाने के लिए ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। आपकी फंक्शनिंग हम और ऑटोनॉमस करेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को, खासकर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली जो बॉडीज़ हैं, उनको मार्केट से अगर पैसा उठाना है ना, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार ने शर्तें डाल रखी हैं कुछ रिफॉर्म्स की। इन शर्तों को मानने वाला गोवा छठा स्टेट बन गया है। गोवा इज द 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। इन अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को एक कंडीशन रखा था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और जो भी इन रिफॉर्म्स को मान लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंस रिसोर्सेज फॉर इटसेल्फ। और कहीं ना कहीं गोवा अब 223 करोड़ रुपया मार्केट से उठा सकता है थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग्स। ओपन मार्केट बोरोइंग्स अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी को या किसी स्टेट को करनी है अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए, अपनी लोकल बॉडीज के लिए, तो उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की परमिशन एक शर्त पे आएगी कि आप रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है भाई, जैसे रिफॉर्म्स किए गोवा ने, केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी। यहाँ पे अब तक गोवा के अलावा 5 और स्टेट्स ने इस प्रकार के रिफॉर्म्स किए हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडी के रिफॉर्म्स को पूरा किया है। और कुल मिला के इन सारे स्टेट्स को एडिशनल बोरोइंग की परमिशन दी गई, कितने की, 10,435 करोड़ रुपए की। अभी क्या रिफॉर्म्स की बात की गई, रिफॉर्म्स की बात की गई टू नोटिफाई फ्लोर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस इन यूएलबी इन कंसोनेंस विद प्रिवेलिंग सर्कल रेट्स। उसके बाद फ्लोर रेट्स of user charges in respect of provision of water supply, drainage and sewerage which reflects current cost plus inflation।
मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन है। हमारी सरकारें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अब लोगों को आदत पड़ गई है चीजें फ्री में करने की। जैसे कि आपके घर में पानी आता है और पानी आप धड़ल्ले से फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है भाई। मान लीजिए पानी खत्म हो जाए, आपके लिए पानी नहीं बचेगा। अगर कल की डेट में अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी आपसे पानी का बिल मांगने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सरकार को गालियां देने लगोगे कि हमसे तो पानी का बिल मांगा जा रहा है, भाई हम पानी का बिल नहीं देंगे, हम इस सरकार को वोट ही नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स के चलते सरकारें रिसोर्सेज को फ्री में बांटती हैं और वो रिसोर्सेज लोग बर्बाद करते हैं। पानी इज वन ऑफ दोस रिसोर्स। मैं आपको बस एक एग्जांपल को तो समझा रहा हूं कि ये रिफॉर्म्स क्यों लाए गए हैं। तो अब इन रिफॉर्म्स के चलते गोवा क्या करेगा कि भाई पानी की सप्लाई लाने में, ड्रेनेज लाइंस बनाने में, सीवरेज लाइंस बनाने में जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कहीं ना कहीं लोगों से फ्लोर रेट के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से वसूला जाएगा। इससे होगा क्या कि लोगों को पता होगा कि अगर हम इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीजों को बनवाने का पैसा हमको देना है। अगर हम ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज्यादा बिल हमको देना पड़ेगा। इससे लोग अपनी डीलिंग में थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना सरकारों का काम है, बट प्रॉब्लम यह है कि सरकारों को वोट चाहिए होते हैं हर 5 साल पे, और लोगों ने वोट नहीं दिए तो जीतोगे कैसे? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते सरकारें लोगों को अकाउंटेबल नहीं करती। यहां पे केंद्र सरकार ने सरकारों के ऊपर यही शर्त रखी कि भाई देखो, अगर आपको हमारी तरफ से रियायत चाहिए, अगर आपको हमारी तरफ से बोरोइंग चाहिए, तो आपको रिफॉर्म्स तो लेके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि फ्री में लोगों को हर चीज लंबे समय के लिए नहीं बांटी जा सकती है। और जो भी प्राइस चार्जेस होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के फ्लोर रेट्स की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सीवरेज से रिलेटेड कॉस्ट की बात हो, वो समय समय पे, ठीक है, बढ़ते इन्फ्लेशन के हिसाब से इनको भी एडजस्ट किया जाएगा। मतलब लोगों को सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है भाई, स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रोवाइड करिए, बट लोगों को उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो ये अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स हुए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्सेस के रिफॉर्म्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे जो लफड़ेबाजी होती थी कि भाई देखिए होता क्या है कि काफी सारा ब्लैक मनी चलता है प्रॉपर्टी में। कैसे ब्लैक मनी चलता है? मान लीजिए किसी चीज का फ्लोर रेट है आपका 8 लाख रुपए, और एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए एक सेलर है और एक बेचने वाला पर्सन है। तो जो खरीदने वाला पर्सन है वो उस सेलर से बोलेगा कि भाई देखो, मैं तुमको 30-40 लाख रुपए कैश दे देता हूं, या मैं तुमको 1 करोड़ में से 50 लाख कैश देता हूं, तुम इस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख दिखा दो। और आपको कम से कम 8 लाख रुपए प्रॉपर्टी कीमत दिखानी है। ये भी हो सकता है कि जो खरीदने वाला है उसको 1 करोड़ में खरीद रहा हो, बेचने वाला 1 करोड़ में बेच रहा हो, और उस प्रॉपर्टी का जो फ्लोर रेट है वो 8% है। अब आपको उस प्रॉपर्टी पे स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। तो होता क्या है कि भाई वो जमीन खरीदी बेची गई, अगर आपने 1 करोड़ की कीमत दिखाने की बजाय 8 लाख की कीमत दिखा दी तो 8 लाख रुपए पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन मार्केट प्राइस तो 1 करोड़ है ना। तो यहां पे सरकार के पैसे का नुकसान हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यही बोल रही है कि भाई अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस में रिफॉर्म लेके आओ। आपके यहां लोग करप्शन कर रहे हैं, इस रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना ब्लैक मनी घुमा रहे हैं। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप अपने फ्लोर रेट्स को बदलिए। तो अगर मार्केट प्राइस किसी एक जमीन का 60 लाख है तो उसका फ्लोर रेट कम से कम 55-56 लाख तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ का मार्केट प्राइस चल रहा है और आपने फ्लोर रेट रख रखा है 8 लाख का। तो लोग डीलिंग तो मार्केट में 1 करोड़ के प्राइस पे ही करेंगे, लेकिन उसका दाम दिखाएंगे ऑन पेपर 8 लाख, ताकि स्टैंप ड्यूटी सरकार को कम देनी पड़े। तो इस प्रकार की चीजों को हटाने के लिए यहाँ पे अर्बन बॉडी के रिफॉर्म्स मांगे थे केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों से। 6 सरकारों ने अब तक ये रिफॉर्म्स किए हैं। फिर भाई इन रिफॉर्म्स को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने मांगे हैं, 4 भागों में बांटा गया है। एक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तीसरा है अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स, जो कि मैं समझा रहा था अभी, चौथा है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज, एक्सिम बैंक टू प्रोवाइड $400 मिलियन फॉर मालदीव्स प्रोजेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा मालदीव्स प्रोजेक्ट्स को। ठीक है ना भाई? दिस इज फॉर ग्रेटर माले प्रोजेक्टिविटी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये इलेक्शन प्रॉमिस था अभी की जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के इब्राहिम मोहम्मद सोली, कहीं ना कहीं इनकी इंडिया के साथ ठीक ठाक बनती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गुल हिल फालसू पोर्ट को थीलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन से जोड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ गुल हिल फालसू दिख रहा है, ये थीलाफुशी दिख रहा है, ये नेविगेशन ब्रिज है। कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा नेविगेशन ब्रिज दिख रहा है ना दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूँ तो चीजें आपको और क्लियर दिखेंगी। अभी शायद चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा नेविगेशन ब्रिज जा रहा है।
इट्स अ लॉन्ग ब्रिज। ये पूरा पूरा, तो ये जो पूरा का पूरा नेविगेशन ब्रिज है, इस नेविगेशन ब्रिज को बनाने में कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से बहुत फाइनेंशियल हेल्प गई है आपकी मालदीव्स को। अगर ये इंडिया का नक्शा है तो मालदीव्स आपको यहाँ कहीं नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली मालदीव्स। और मालदीव्स कोई एक कंटिन्यूस लैंड मास तो है नहीं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहीं पे एक आइलैंड है, कहीं पे एक आइलैंड है, ठीक है भाई। तो ये जो ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा 4 आइलैंड्स के बीच में, मालदीव्स, विलिंगिली, गुल्हिफाशु, थिलाफाशु। तो यहाँ पे आपको थिलाफाशु दिख रहा है, यहाँ गुल्हिफाशु दिख रहा है, यहाँ पे विलिंगिली दिख रहा है, यहाँ पे मेल दिख रहा है। इन 4 आइलैंड्स को आपस में जोड़ने में ये जो आपका ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्लस ये हाईवेज बनेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक होलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट होगा माले रीजन का, मालदीव्स में कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इंडिया से किसी भी देश से माले के एयरपोर्ट पे जाकर उतरते हो तो इस प्रकार की सी बोट्स आपको दूसरे आइलैंड पे लेके जाती हैं, सी प्लेन्स लेके जाते हैं। अब रोड नेटवर्क होगा तो वो रोड से आप जा पाओगे, तो आपका खर्चा भी कम होगा, तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट करेगा। इसके लिए एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देगी, किसको? मालदीव्स की सरकार को। 12 अक्टूबर 2020 को ये प्रोडक्ट साइन हुआ था, ठीक है ना भाई। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये इफेक्टिव हो जाएगी 28 जनवरी 2021, और 28 जनवरी 2021 से 60 महीने तक का यूटिलाइजेशन पीरियड होगा, यानी इस $400 मिलियन को माले की सरकार को 60 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। ये यूटिलाइजेशन पीरियड है। हालांकि यूटिलाइजेशन पीरियड बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाता है अगर देश की कंट्रीज के बीच में रिश्ते अच्छे हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। थोड़ा लेट जरूर हो गया, बट मैं आप चिंता मत करें, डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स हैं आपकी तैयारी की देर दुरुस्त मैं लेके जरूर आऊँगा आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप रेगुलरली वीडियोस को लाइक करते रहिए, उनको शेयर करते रहिए। अगर कमेंट्स डालेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो उससे मुझे फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।